Good morning, all. This is the third part of नर्मदा असिस्टेंट इंजीनियर पेपर. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 199 तक कवर कर लिया था. इवन वी हैव आल्सो कवर्ड क्वेश्चन नंबर 200. आज हम उससे आगे चलेंगे. चलते ही स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 201. विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड फॉर टेस्टिंग फाइननेस ऑफ द सीमेंट. तो देखिए, सीमेंट में कई टेस्ट होते हैं. तो उसमें से एक है फाइननेस टेस्ट. फाइननेस टेस्ट किसके लिए होता है? टू फाइंड द साइज ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेन्स. जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं उसके साइज को फाइंड करने के लिए फाइननेस टेस्ट किया जाता है. फाइननेस का क्या इफेक्ट पड़ता है? द मोर फाइनर द सीमेंट द हायर विल बी द रेट ऑफ हाइड्रेशन. जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में फाइननेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओपीसी. तो फाइननेस टेस्ट के लिए एयर परमिलिटी टेस्ट भी यूज होता है और दूसरा होता है सीव एनालिसिस भी हम करते हैं. बट सीव एनालिसिस हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं जनरली 1 माइक्रोन के आसपास का साइज होता है. तो सीव एनालिसिस इसको मेजर नहीं कर सकता. तो एक्यूरेट फाइंड करने के लिए हम एयर परमिएबिलिटी टेस्ट करते हैं. और हम ये भी जानते हैं कि सीमेंट ओपीसी का जो फाइननेस होता है वो होता है 2250 kg पर मीटर क्यूब. चलिए आगे बढ़ते हैं. लीक कैटलेट एपरेटस किसके लिए काम में आता है? साउंडनेस टेस्ट के लिए. सीमेंट के साउंडनेस को टेस्ट करने के लिए लीकेट एपरेटस दो चीज़ों को टेस्ट करता है. इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम भी टेस्ट करता है और कंसिस्टेंसी टेस्ट में भी काम में आता है. तो कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए काम में आता है. स्लम्प टेस्ट किसके लिए होता है? वर्केबिलिटी के लिए. आगे चलते हैं. फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग इन द केस ऑफ अबटमेंट सब्जेक्टेड टू वेरियस फोर्स. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग के केस में अबटमेंट के लिए कितना होगा? ये आपको IRC 5 में मिल जाएगा. फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 होता है. इवन इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑल्सो इट इज इक्वल टू 2. Next question. Multiplying factor as applied to obtain the peak hourly demand in relation with the maximum daily demand. तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है. ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कोई भी एक फैक्टर आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं. चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको फैक्टर्स याद होनी चाहिए, खास करके डेली और आवरली का. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए हम सभी का देखते हैं क्या रहता है रेशियो. आप इसको सिंपली ऊपर से याद कीजिए. डेली के लिए मैक्सिमम डेली इज इक्वल टू 1.8 इंटू डेली एवरेज. तो मैक्सिमम डेली फ्लो क्या होगा? इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स होगा डेली के एवरेज फ्लो के. आवरली के लिए 1.5 टाइम्स ऑफ आवरली एवरेज. नेक्स्ट है वीकली के लिए. तो वीकली के लिए 1.48 इंटू वीकली एवरेज. मंथली के लिए 1.28. इन चारों में से आपको ये दो तो 100% हमेशा ही याद रखना है. डेली के लिए आपको 1.8 फैक्टर याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय द डेली एवरेज टू गेट द मैक्सिमम डेली फ्लो. एंड फॉर आवरली इट इज इक्वल टू 1.5. तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि पीक आवरली कितना होता है, पीक आवरली डिमांड. तो 1.5 फैक्टर, 1.8 होगा डेली के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इन रिलेशन विद वाटर डिमांड इज बेस्ड ऑन. तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए दो फॉर्मूले हैं या फिर दो डेफिनेशन गिवन है. एक तो होता है टोटल ड्राफ्ट या टोटल कोइंसिडेंट ड्राफ्ट. टोटल में आपको क्या क्या फाइंड करने हैं वो देखिए. अगर टोटल कोइंसिडेंट ड्राफ्ट पूछता है तो ये बराबर होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड. मैक्स डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और मैक्स आवरली डिमांड. इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो कहलाता है टोटल ड्राफ्ट, राइट. बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट पूछा है तो इट इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड. इस केस में मैक्सिमम आवरली डिमांड से चेक नहीं करना है. अगर टोटल ड्राफ्ट पूछता है तो आपको ये वैल्यू भी प्लस मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा आएगा वो हो जाएगा टोटल ड्राफ्ट के बराबर. अगर आपसे सिर्फ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट पूछा है तो इट इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड. और मैक्सिमम डेली का हमने देखा 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली. डेली का एवरेज के बराबर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज सेड टू हैव 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस व्हेन सोप डिस्ट्रॉइंग पावर इज इक्विवेलेंट टू इफेक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. देखिए इसके ये वाटर हार्डनेस का डेफिनेशन है कि 1 डिग्री हार्डनेस हम किसको कहते हैं.
तो 1 डिग्री हार्डनेस के लिए देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हार्डनेस क्या है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, वाटर को हम जब भी सोर्स से लाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट तक, तो इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं, तभी तो उसे ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो वो इम्प्योरिटी अगर कैल्शियम और जनरली मैग्नीशियम, इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं, बाकी सारे भी होते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो हार्डनेस इज ड्यू टू कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट और CO3 कार्बोनेट। ये दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो होते हैं वाटर में प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम हार्डनेस। और कौन सा? टेम्पररी हार्डनेस। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं या फिर नाइट्रेट होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हम टेम्पररी हार्डनेस बोलेंगे। सल्फेट हो, क्लोराइड हो या फिर नाइट्राइट हो, इनको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो दो प्रकार के हार्डनेस होते हैं वाटर में, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। इसमें आयरन के भी हो सकता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, आयरन भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मैग्नीज भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। बट आउट ऑफ ऑल द हार्डनेस, calcium and magnesium hardness is the prominent. That's why we only consider calcium and magnesium hardness. तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हार्डनेस जो होता है उसे टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं, या फिर इसे कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इसको बोलते हैं विच इज परमानेंट इन नेचर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, या फिर नाइट्राइट हो गया। तो इन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग पर्पज से पहले। तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि किसको बोलेंगे हम कि 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस है। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या कहता है कि 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस किसको बोलेंगे, कि सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग पावर किसके बराबर होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। तो उसके लिए यहाँ पे आपको समझना है कि इसके लिए जो डेफिनेशन है वो है 1 ग्रेन जो होता है, वो हम जानते हैं 1 ग्रेन इज इक्वल टू 64.8 mg पर लीटर होता है, और 1 गैलन जो होता है 4.546 लीटर के बराबर। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1 डिग्री हार्डनेस। 1 डिग्री हार्डनेस विल बी इक्वल टू 64.8 डिवाइड बाई 4.546, तो ये मिलेगा हमें 14.25 mg पर लीटर। तो ये डिफाइन करता है कि 1 डिग्री हार्डनेस हम किसको कहेंगे, इट्स व्हेन इट्स सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग पावर इज इक्विवेलेंट टू द इफेक्ट ऑफ 14.25 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। नाउ हार्डनेस क्या कॉज करता है उसको देखते हैं। तो कैल्शियम हार्डनेस कोई भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं देता है अगर हम उसे पीते हैं तो, बट मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब हमें लेक्सेटिव प्रॉब्लम देता है हेल्थ में। दूसरा क्या जो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम होता है, ये स्केलिंग करता है, रस्टिंग करता है इस केस में, किस पाइप में। और दूसरा सबसे मेजर इफेक्ट होता है इसका डिटर्जेंट के यूज में। अगर हार्डनेस ज़्यादा है तो सोप फोम नहीं फॉर्म करेगा, उस केस में हमें डिटर्जेंट का यूज ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम हार्डनेस को कम करते हैं। आगे चलते हैं, और इसको हम कभी कभी ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि हार्डनेस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मेथड होता है ETDM मेथड। तो ये क्वेश्चन आपको बस याद रखना है कि हार्डनेस इज फाउंड बाय ETDM मेथड। कई बार पूछा गया है ये कौन से मेथड से हम हार्डनेस फाइंड करते हैं, या फिर ETDM मेथड किसके लिए यूज होता है, तो हार्डनेस फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इफ इट इज ड्यू टू, मैंने भी बताया कि अगर टेम्पररी हार्डनेस है तो उसको हम सिंपली बॉइलिंग से खत्म कर सकते हैं, बट परमानेंट हार्डनेस है तो उसको हम बॉइलिंग से खत्म नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एडिशनल प्रोसेस करना पड़ता है। हम आगे चलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन में। परमानेंट हार्डनेस के लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है लाइम से, सोडा से, आयन एक्सचेंजिंग प्रोसेस से। तो टेम्पररी हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस बोल रहे हैं या टेम्पररी हार्डनेस बोल रहे हैं, एक ही बात है। इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय सिंपली बॉइलिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अब या तो बाइकार्बोनेट होगा या कार्बोनेट भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट में से कोई भी है, दोनों ही टेम्पररी हार्डनेस के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम देखिए, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, ये परमानेंट हार्डनेस हो गया। कैल्शियम क्लोराइड है, मैंने भी बताया, क्लोराइड हो, सल्फेट हो या नाइट्राइट हो, ये सभी परमानेंट हार्डनेस के होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हो
ये सब परमानेंट हार्डनेस है एक्सेप्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भी होता तो भी आंसर होता। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। नेक्स्ट इज अ वाटर हैविंग पीएच वैल्यू ऑफ 9 विल हैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू। देखिए हाइड्रोजन जो पीएच का कंसेप्ट होता है ये हम सब लोग जानते हैं। पीएच में हम क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हम मेजर करते हैं और ये होता है माइनस लॉग बेस 10 और हाइड्रोजन का आयन का कंसंट्रेशन। तो पीएच में हम क्या मेजर कर रहे हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा स्केल होता है इसका 14, अपर लेवल इज 14, लोअर लेवल इज 0, मिडिल लेवल इज 7। तो अगर पीएच लेवल 7 से बिलो है तो ये हमारा एसिडिक होता है, और अगर 7 से ऊपर है तो बेसिक होता है। तो इसको मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर, तो पहली बात तो ये है कि पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, और दूसरा कि इसमें हम हाइड्रोक्सिल आयन का पोटेंशियल मेजर करते हैं। नाउ एक चीज और याद रखिए कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें वैल्यू कितनी होती है? 7 से लेके 8.5 तक हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है पीएच का फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, और 6.5 से अगर कम है या फिर 9.2 से ज़्यादा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे वाटर को। 6.5 से कम या फिर 9.2 से अगर ज़्यादा है तो इट विल कॉज रिजेक्शन ऑफ वाटर फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस, राइट। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पीएच की वैल्यू 9 है, तो 9 इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोक्सिल आयन, और पूछा क्या है इसमें? हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स H प्लस का आयन पूछा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बेस 10 1 अपॉन H प्लस, प्लस का साइन के लिए तो यहाँ से हमें H निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये 10 रेज टू पावर -9, ये 10 इधर जाएगा -9 हो जाएगा, सिंपली मोल्स पर लीटर। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी हाइड्रोक्सिल आयन का और हाइड्रोजन आयन का मल्टीपल हमेशा 10 रेज टू पावर -4 ही होगा। हमेशा मल्टीपल क्या होगा? -14 ही पावर होगा, क्योंकि इसकी स्केल ही अगर आगे जा रहा है तो हाइड्रोक्सिल आयन कम हो रहा है, हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, इधर आ रहा है तो हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है और घट रहा है, और हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ रहा है। तो हमेशा ही ये बैलेंस्ड होगा, और टोटल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -14। आगे चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक हम जानते हैं किसके लिए होता है? जो लार्जर पार्टिकल्स है उसको, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, नाम से क्लियर है, सेडिमेंट करने के लिए। जो लार्जर पार्टिकल है और सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको रिमूव करने के लिए हमारे वाटर से, तो जो रॉ वाटर है सोर्स से जो आया है उसको रिमूव करने के लिए, तो सेडिमेंटेशन टैंक उसको क्या करता है? सेटल कर लेता है ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। तो सेडिमेंटेशन टैंक से जुड़े कुछ तथ्य हम देखते हैं, क्या क्या हमें याद रखने हैं। सेडिमेंटेशन टैंक दो प्रकार के हो सकते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक और सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। अगर पार्टिकल बहुत ही छोटा है और बहुत ही माइल्ड छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो हम कोएगुलेंट्स ऐड करेंगे, जो पार्टिकल्स पे जाके अटैच हो जाएगा, जिससे पार्टिकल्स की डेंसिटी या वेट बढ़ जाएगा और वो सेटल डाउन हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो उस केस में हमें ज़रूरत नहीं है कोएगुलेशन की। तो प्लेन कोएगुलेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन है सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेंट्स। अब जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसके लिए हम जानते हैं कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? स्टोक्स लॉ प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और स्टोक्स लॉ की वेलोसिटी पे, टर्मिनल वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल होता है, और वो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई टाइम्स d10 का स्क्वायर, पार्टिकल्स की का स्क्वायर, डिवाइड बाई 18 म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो ये होता है वेलोसिटी का, और इसी प्रिंसिपल पे यहाँ से जो पार्टिकल पास करेगा वो यहाँ से सेटल होना शुरू होगा, और ये अल्टीमेटली सेडिमेंटेशन टैंक के बेस में यहाँ पे सेटल हो जाएगा और एक्स्ट्रा पानी वापस चला जाएगा। तो याद रखिए इसमें कई चीज़ें होती है जो फैक्टर, इसमें सिर्फ डेप्थ जो एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट नहीं करता उसकी एफिशिएंसी पे, और जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो, एंड रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। So rate of flow is the most governing factor for the efficiency of sedimentation tank. अब देखते हैं एक एक करके इसका क्या क्या, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है और कौन कौन सी वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो चीज़ें बार बार पूछी जाती है मैं वही वही वैल्यू आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इन वैल्यूज़ को आप याद रखें। पहला है ओवरफ्लो रेट। तो ओवरफ्लो रेट देखिए, दैट मीन्स क्यू,
Q should be between 15,000 to 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। अब जो भी यूनिट में आपसे पूछा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटेंशन टाइम। इस रेट से वाटर पास होगा सेडिमेंटेशन टैंक से, ये है ओवरफ्लो रेट। रिटेंशन टाइम मीन्स कितना मिनिमम टाइम एक पार्टिकल उस टैंक के बीचों बीच रहना चाहिए फॉर द सेटलमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, उसे बोलते हैं रिटेंशन टाइम। और रिटेंशन टाइम अल्टीमेटली गवर्न्स द ओवरफ्लो रेट। तो रिटेंशन टाइम होता है 3 to 4 आवर्स। अच्छा, ये तो हो गया हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए। कोएगुलेंट्स अगर है ऐड किया है हमने तो 30,000 to 40,000 राइट लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो मैं दोनों का साथ में बता देता हूँ, विद कोएगुलेंट्स एंड विदाउट कोएगुलेंट्स। विद कोएगुलेंट्स 30 to 40,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, and without coagulants 15,000 to 30,000. Depth detention period 3 to 4 hours for plain sedimentation tank and 2 to 2.5 hour for sedimentation with coagulant. तो ये हो गया हमारा डिटेंशन पीरियड। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप देखें 0. वैसे नॉर्मल वेलोसिटी में इसकी 0.3 मीटर पर मिनट रखते हैं, बट ये वेरिएबल हो सकता है 0.15 to 0.3 मीटर पर मिनट तक। नेक्स्ट है विड्थ। जनरली हम जो विड्थ प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली वो हम प्रोवाइड करते हैं 10 to 12 मीटर, और जो इसका लेंथ होता है वो 4 times विड्थ होता है, और जो हम डेप्थ प्रोवाइड करते हैं वो 3 मीटर। बट दीज में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन, दिस इज नॉट द फिक्स्ड थिंग। बट if any question asks that what is the normal width or general what is the depth generally provided in sedimentation tank, उस केस में आपको ये वैल्यू काम में आ सकता है। अब एक और जो क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेडिमेंटेशन टैंक किस फ्लो के लिए डिजाइन होता है, कितनी कैपेसिटी के लिए, तो वो है मैक्सिमम डेली फ्लो। मैक्स डेली फ्लो के लिए डिजाइन होता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेली फ्लो, मैक्सिमम आवरली फ्लो, इस तरह से ऑप्शन होगा। तो एवरेज आवरली फ्लो, एवरेज डेली फ्लो, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेडिमेंटेशन टैंक हमेशा मैक्स डेली की फ्लो के लिए बराबर होता है, जो कि 1.8 टाइम्स द एवरेज डेली फ्लो के बराबर होता है। ठीक, तो आपको ये भी कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है। अब क्या पूछा है इसमें वेलोसिटी, तो मैंने भी बताया आपको वेलोसिटी 0.15 to 0.3 मीटर, तो यहाँ पे mm में पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा mm पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रैपिड सैंड फिल्टर। अब सैंड फिल्टर क्या होता है, अभी हमने सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा। फिल्टर क्या करता है, पार्टिकल्स जो बच गए सेडिमेंटेशन टैंक से उसको भी फिल्टर करेगा, बैक्टीरिया को भी रिमूव करेगा, और टेस्ट बिक को भी रिमूव करेगा, टर्बिडिटी को भी रिमूव करेगा। अल्टीमेटली जो फिल्टर्स होते हैं वो मल्टीपर्पज काम करते हैं। तो देखते हैं फिल्ट्रेशन का, इसके भी दो प्रकार हैं, एक तो होता है स्लो सैंड फिल्टर और एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर, और एक होता है प्रेशर फिल्टर। तो प्रेशर फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर का ही एक एडवांस वर्जन है। रैपिड सैंड फिल्टर में वाटर का फ्लो रेट ज़्यादा होता है और ये लार्ज स्केल के लिए यूज़ होता है, और स्लो सैंड फिल्टर स्मॉल स्केल के लिए होता है, बट इसकी एफिशिएंसी बैक्टीरिया रिमूवल में ज़्यादा होता है। इवन 99.9% तक होता है बैक्टीरिया रिमूवल में, और इसकी एफिशिएंसी 97% तक होता है बैक्टीरिया रिमूवल में। तब इसके डेटा पॉइंट्स कुछ हम देखते हैं जो जनरली काम में आते हैं। इसका जो रेट होता है रैपिड सैंड फिल्टर का, और इसके रेट में क्या अंतर है, 1/30। जो भी इसका ओवरफ्लो रेट होगा, मतलब इसकी कैपेसिटी होगी वाटर को फिल्टर करने की, उसका 1/30 पॉइंट होगा सिर्फ और सिर्फ स्लो सैंड फिल्टर का। ये बहुत स्लो रेट पे वर्क करता है बट वेरी इफिशिएंट। तो ये इसको हमेशा हम स्मॉल स्केल के लिए यूज़ करते हैं, छोटे स्केल के लिए, और इसको हम लार्ज स्केल के लिए यूज़ करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर को। नेक्स्ट इज हम डेटा पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। जो डेप्थ होता है, दोनों ही सैंड फिल्टर किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स सैंड के होते हैं 30 to 40 सेंटीमीटर तक, फिर उसके नीचे उसका उससे बड़ा पार्टिकल ग्रेवल का, फिर उससे नीचे उसका बड़ा पार्टिकल। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर फ्रॉम विद इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स, और नीचे ग्रेवल होता है, और यहाँ वाटर यहाँ से पास होता है और अल्टीमेटली यहाँ पे हमें ड्रेन आउट करके मिलता है। तो डेप्थ कितना होता है, टोटल डेप्थ 2.5 to 3.5 मीटर रैपिड सैंड फिल्टर के लिए, और सॉरी स्लो सैंड फिल्टर के लिए, और इसके लिए 3.5 to 5 मीटर डेप्थ हो गया। एरिया 100 to 2000 स्लो सैंड फिल्टर के लिए मीटर स्क्वायर पर यूनिट,
मीटर स्क्वायर पर यूनिट। एक यूनिट का एरिया इतना होता है, इस केस में 10 to 100 मीटर स्क्वायर पर यूनिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर बहुत ही कम एरिया लेता है एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। नेक्स्ट इज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है D10, मतलब इफेक्टिव पार्टिकल साइज। तो स्लो सैंड फिल्टर में जो साइज होता है ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ 0.2 to 0.35 mm, ये सैंड का पार्टिकल साइज होता है। तो जो इफेक्टिव साइज होता है D10 की वैल्यू 0.2 to 0.35 और रैपिड सैंड फिल्टर में 0.35 to 0.6 मीटर 0.6 mm। ठीक है, ये रैपिड सैंड फिल्टर का साइज है। अब नाउ CU कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि साइज किस साइज डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पार्टिकल्स यूज करना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लो सैंड फिल्टर के लिए हम 5 यूज करते हैं और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए हम 1.3 to 1.7 यूज करते हैं। CU की वैल्यू हम जानते हैं, अगर चार से ज्यादा है तो सैंड हमारा वेल ग्रेडेड होगा, सॉरी 6 से ज़्यादा, सैंड के लिए 6 से हायर होना चाहिए और 4 से अगर ज़्यादा है तो ग्रेवल वेल ग्रेडेड होगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये 5 है और ये 1, मतलब ये इट इज़ नॉट वेल ग्रेडेड, इट इज़ यूनिफॉर्म, मतलब सेम साइज का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सैंड, हम वेल ग्रेडेड सैंड यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइफ 10 ईयर्स के लिए दोनों डिजाइन होता है, 10 साल के लिए हम इस फिल्ट्रेशन प्लांट को डिजाइन करते हैं। क्लीनिंग, नेक्स्ट इज क्लीनिंग। तो जब ये कुछ समय के बाद क्लॉग हो जाता है, जब जाम हो जाता है, जाम कैसे होता है कि इसमें पार्टिकल्स जो सैंड के बीच में स्पेस है उसको फिल करने लगता है, तो कुछ समय के बाद हमें इसे क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। तो जो स्लो सैंड फिल्टर है इसको हम कैसे क्लीन करते हैं, तो मेथड आप याद रखिए, बाय स्क्रैपिंग। ऊपर के टॉप 15 to 30 सेंटीमीटर का जो लेयर है वाटर सैंड का, उसको हम स्क्रैप कर देते हैं और फिर उसको क्लीन करके वापस अपनी जगह पे डाल देते हैं। तो ये हो गया स्लो सैंड फिल्टर के लिए। और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए हम बैक वॉशिंग करते हैं, जो वाटर हमने अभी क्लीन किया है उसको हम रिवर्स फ्लो करवाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। कितना परसेंट, अब इसकी परसेंटेज भी कई बार पूछा गया है, तो आप ये भी याद रखें 2 to 5%, 2 to 5% ऑफ क्लीन वाटर, जितना भी पानी ये प्यूरिफाई किया है आफ्टर क्लीनिंग, उसका कितना पानी यूज होता है, 2 to 5% वाटर यूज होता है बैक वॉशिंग में। और इसको फिर बैक फ्लो करके जितना भी डस्ट पार्टिकल या जो भी क्लॉगिंग कर रहा हो उसको क्लीन कर देता है। और इस केस में हम 15 to 30 सेंटीमीटर टॉप लेयर को हम क्लीन करके वॉश करके फिर दोबारा फंक्शन में लाते हैं। नाउ है कि कितने टाइम के बाद हम इसे क्लीन करते हैं, ये भी कई बार पूछते हैं, तो आप वो भी देखें कितने टाइम के बाद हमें इसे क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 20 to 48 आवर्स में हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है इसको, 24 to 48 आवर्स में। और इसको जनरली हमें काफ़ी समय के बाद करना पड़ता है, 1 to 3 मंथ के बाद, 1 to 3 month, but this requires, but it also require very less time, 15 मिनट का टाइम सिर्फ हमें चाहिए इसको क्लीन करने के लिए। 15 मिनट में सारा क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बट इसके लिए हमें 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ता है क्लीनिंग प्रोसेस, और अगेन फुल्ली ऑपरेशनल होने के लिए 1 to 2 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, चलिए जो बेसिक डेटा पॉइंट्स थे मैंने कवर कर लिया है। नेक्स्ट चलेंगे जैसे जैसे हम आगे, मेरा प्रयास यही कि जो संबंधित जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो डेटा पॉइंट्स आपको कवर करवाता चलो। ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं है, ये आप किसी भी एग्जाम में काम में आएगा आने वाले आगे के एग्जाम्स में, और जितना रिलेवेंट डेटा मैं उतने को कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो इसमें क्या पूछा है, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम जानते हैं कि रैपिड सैंड फिल्टर, अभी मैंने बताया कि पीरियड ऑफ क्लीनिंग कितना है, 24 to 48 आवर्स, 1 से लेके 2 दिन के अंदर। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज, अभी मैंने बताया 0.35 to 0.6 मीटर होता है, 0.6 mm, और 0.2 to 0.35 होता है स्लो सैंड फिल्टर के लिए। मैक्सिमम, तो ये भी सही है, मैक्सिमम परमिटेड लॉस ऑफ हेड इज 3 मीटर। हाँ, हेड लॉस क्या होता है, 1.2 मीटर होता है स्लो सैंड फिल्टर के लिए परमिसिबल लॉस ऑफ हेड, और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए होता है 3 मीटर। इट गिव्स यू द टाइम ऑफ क्लीनिंग, टाइम ऑफ क्लीनिंग, जब हेड इतने के बराबर हो जाता है तो हमें क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे पता चलेगा क्लीन करना है, जब हेड लॉस
यहाँ से मान लीजिए ये हमारा सैंड फिल्टर है और इस पे इतना पानी हमने फिल्टर किया, तो और यहाँ पे और टेल रेस लेवल में जहाँ से पानी आउटपुट दे रहा है, इनके बीच का जो हेड का डिफरेंस है इसे बोलते हैं हम हेड डिफरेंस। तो जब इसका डिफरेंस 1.2 मीटर हो जाता है अगर स्लो सैंड फिल्टर में, तो क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, और रैपिड सैंड फिल्टर में ये जब 3 मीटर के बराबर हो जाए तो हमें क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। इसे बोलते हैं हेड लॉस। तो ये परमिसिबल वैल्यू भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन गलत है, इसके लिए मैंने बताया 24 to 48 आवर्स होगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज फॉर डीक्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन किसके लिए काम में आता है? बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए, जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं उनको रिमूव करने के लिए, वाटर से डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को हम क्या यूज करते हैं? क्लोरिनेशन। तो उसको अगर डीक्लोरिनेट करना है, तो अब डीक्लोरिनेशन क्यों करेंगे? डीक्लोरिनेशन हम तब करते हैं अगर मान लो किसी सीवेज को मैंने ट्रीट किया है और सीवेज को मुझे अब इन्वायरमेंट में उसको एक्सपोज करना है, तो हम उसको, अब फ्री क्लोरीन होता है क्लोरिनेशन में, क्या होता है कि जो क्लोरीन हम डाल रहे हैं, जो करंटली प्रेजेंट जो बैक्टीरिया उसको तो मारता ही मारता है, और साथ में एक फ्री क्लोरीन भी रहता है प्रेजेंट, जो कि फ्यूचर कंटेमिनेशन को प्रोटेक्ट करता है, फ्यूचर में जो कंटेमिनेशन होगा उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये फ्री क्लोरीन अगर हम इसको बिना डीक्लोरिनेशन किए हुए अगर एक्सपोज कर देंगे, रिवर में डाल देंगे या कहीं भी वाटर बॉडी में अगर हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे सीवेज को, तो क्या होगा? जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्टेड होगा, या फिर अगर कोई एनिमल है उसको, वो अगर ये सीवेज का वाटर पीता है तो उसके लिए हानिकारक होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वाटर को अगेन डीक्लोरिनेट करते हैं, क्लोरीन को हटाते हैं, क्लोरीन को, जो भी फ्री क्लोरीन है उसको हम रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड यूज होता है। तो देखिए मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, इसके लिए बहुत सारे कंपाउंड यूज हो सकते हैं, बट आउट ऑफ दैट दिस सल्फर डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सल्फर डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। और कौन कौन सा यूज होता है मैं वो भी बता देता हूँ। कार्बन एब्जॉर्प्शन होता है, कार्बन एब्जॉर्प्शन। सोडियम मीटा बाइसल्फाइड यूज होता है, सोडियम बाइसल्फाइड यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। बट सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम मीटा बाइसल्फाइड ये दोनों बहुत ही छोटे काम के लिए, अगर हमारे पास डिस्चार्ज कम है या कम सीवेज है उस केस में हम ये दोनों यूज करेंगे। और पेरोक्साइड जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बहुत ही डेंजरस होता है इसको कैरी करना, इसके लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज कम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर हमारे पास डिस्चार्ज ज़्यादा है तो हम सल्फर डाइऑक्साइड ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड कोई तो ऐसा यूज होता नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरामाइंस ये दोनों क्लोरिनेशन के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में 30 टू, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, 30 to 35% क्लोरीन होता है, कि ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है 30 to 35%। क्लोरामाइन के टेबलेट्स होते हैं। तो ये दोनों क्लोरीनेशन के लिए यूज होता है, ना कि डीक्लोरिनेशन के लिए। तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड ही ऑप्शन बचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर में रिक्वायर रिकार्बोनेशन। मैंने अभी बताया था आपको कि हार्डनेस दो प्रकार के होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस बॉइलिंग के द्वारा रिमूव हो जाता है, बट परमानेंट हार्डनेस के लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसमें से एक है लाइम सोडा प्रोसेस, दूसरा होता है जियोलाइट प्रोसेस, और तीसरा होता है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी उसी का प्रोसेस है। सोडियम आयन कैटायन एक्सचेंज भी प्रोसेस हार्ड वाटर को ही रिमूव करने का है, दैट मीन परमानेंट हार्डनेस को। हाइड्रोजन कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस भी है, बट आउट ऑफ ऑल द मेथड ओनली सोडा लाइम प्रोसेस रिक्वायर्स रिकार्बोनेशन। ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। जब हम लाइम से पहले हम ट्रीट करते हैं, फिर सोडा से ट्रीट करते हैं, परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाता है। लाइम को यूज करते हैं हम, जो सोडियम मैग्नीशियम के सल्फेट है उसको ये लाइम कन्वर्ट कर देता है सोडियम सल्फेट के फॉर्म में, और लास्टली सोडा एस तो क्या करता है, रिमूव कर देता है। बट लाइम सोडा प्रोसेस में सबसे बड़ी एक डिमेरिट क्या है कि ये हर एक कंपाउंड को केमिकल प्रेसिपिटेट करता है, स्लज फॉर्म करता है, और बॉटम में ये अक्यूमुलेट होता रहता है, लास्टली हमें इसे स्क्रैप करके बाहर निकालना पड़ता है। तो इसमें स्लज फॉर्मेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन केस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। बट जब ये एक बार पूरा प्रोसेस हो गया
तब भी हमें वाटर में हार्डनेस 50 ppm के आसपास मिलता है। और ये क्यों होता है कि जो छोटे छोटे स्लज हैं वो अभी भी इतने छोटे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं कि वो पाइप मटेरियल पे जाके अटक जाते हैं या फिर वॉल पे जाके अटक जाते हैं। तो उनको फिर से अब हमें चूंकि और हार्डनेस को बिल्कुल जीरो करना है, तो इनको फिर जो पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड है अभी भी, उनको अगेन सॉल्युबल बनाने के लिए और रिएक्शन करवाने के लिए, ताकि उनका भी हार्डनेस घटाया जा सके, उसके लिए हमें रीकार्बोनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये रीकार्बोनेट होके अगेन जो पार्टिसिपेट्स है उसको क्या करता है, सॉल्युबल बनाता है रीकार्बोनेशन। तो ये सॉल्युबल बनाता है वाटर में, और फिर ये लाइम सोडा वर्क करता है जिससे हम अगेन लास्टली हम प्रेसिपिटेट को निकाल सकें। तो ये रीकार्बोनेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लाइम सोडा प्रोसेस में होता है। बाकी इसमें से किसी में भी रेजिड्यू आपको नहीं मिलेगा, सलज नहीं मिलता है, बट इन सब में हम जीरो हार्डनेस को अटेन कर पाते हैं, जीरो हार्डनेस भी अटेन कर पाते हैं और कोई रेजिड्यू भी नहीं मिलता है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि चाहे वो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस हो, चाहे जियोलाइट प्रोसेस हो, इन सब में हमें कोई रेजिड्यू नहीं मिलता और जीरो हार्डनेस को अटेन कर पाते हैं। बट लाइम सोडा प्रोसेस में हमें जीरो हार्डनेस नहीं मिलता है और रेजिड्यू भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है। नेक्स्ट इज एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं स्लो सैंड फिल्टर बैक्टीरिया रिमूवल में बहुत ही इफिशियंट है, बट ये कलर को उतना हाई लेवल तक रिमूव नहीं करता। और स्लो सैंड फिल्टर की एक लिमिट है कि अगर टर्बिडिटी 50 ppm से ज़्यादा है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तब ये इफिशियंटली वर्क नहीं करेगा स्लो सैंड फिल्टर। तो इट इज़ मोर इफिशियंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, हमने डिस्कस किया था 99.9% तक रिमूव करता है, बट लेस इफिशियंट इन रिमूवल ऑफ कलर एंड टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी अगर 50 ppm से ज़्यादा है तो ये वर्क ही नहीं करेगा स्लो सैंड फिल्टर। ग्रिड आयरन सिस्टम इज बेस्ट सुटेड टू। तो हम जानते हैं ग्रिड आयरन, ये सब क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप्स हैं। वाटर ट्रीट हो गया हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर ये हाउस होल्ड तक पहुँचेगा। तो ये किस तरीके से पहुँचाया जाए, इसका ये सारे तरीके हैं, रेडियल रोड्स और ग्रिड आयरन सिस्टम है। उसके बाद आपको अलग अलग इसमें बहुत सारे मेथड मिलेंगे। ग्रिड आयरन सिस्टम है, डेड एंड सिस्टम है, रिंग एंड सर्कुलर सिस्टम है, रेडियल सिस्टम है। बट ये पूछा है कि ग्रिड आयरन सिस्टम में हम क्या करते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम किसके लिए बेस्ट सुटेड होता है। तो ग्रिड आयरन सिस्टम जो प्लांट और जेंटल स्लोप होता है, एकदम प्लांट सिटी है, उसके लिए हम ग्रिड आयरन यूज करते हैं। और दूसरा कि डेड एंड सिस्टम किसके लिए यूज करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। डेड एंड सिस्टम जो होता है ये अनप्लांट सिटी या फिर ओल्ड सिटी के लिए यूज करता है। डेड एंड सिस्टम ओल्ड सिटी या फिर अनप्लांट सिटी के लिए यूज करता है। In disinfection, which of the following forms of chlorine is most effective in killing pathogen bacteria? तो जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर में तो ये क्या करता है, वाटर के अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करना शुरू करता है। देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर सिस्टम में, तो क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसकी कुछ कंडीशंस है वो याद रखिए आप, कि ये पीएच वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है तभी वर्क करेगा। पीएच वैल्यू अगर 5 से कम है तो ये वर्क नहीं कर सकता। उस समय आप अगर क्लोरीन ऐड भी करेंगे तो एज ए फ्री क्लोरीन रहेगा, इट विल नॉट एबल टू रिएक्ट विद वाटर। तो क्लोरीन के लिए पहली कंडीशन ये होगी कि पीएच वैल्यू 5 से ऊपर होनी चाहिए। और वाटर के साथ ये क्या बनाता है, HOCl प्लस HCl। HOCl क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये HOCl हमारा है हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये HOCl बहुत ही अनस्टेबल होता है, खास करके तब अगर pH की वैल्यू 8 से ज़्यादा है। दैट मीन्स इफ नाउ अगेन HOCl विल ब्रेक डाउन सिंस इट इज अनस्टेबल। अगर pH की वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो ये अगेन अनस्टेबल हो जाएगा और इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस हाइपोक्लोराइट आयन। और ये हाइपोक्लोराइट आयन भी इफेक्टिव होता है बट इट इज लेस इफेक्टिव। तो ये चीज आपको याद रखना है, हाइपोक्लोराइट एक्टिव कितना होता है, 80% लेस इफेक्टिव। तो क्लोरीन के लिए डिसइंफेक्शन का काम OCl भी करता है और HOCl भी करता है, बट HOCl इज 80% मोर इफिशियंट देन OCl एंड इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर पैथोजेंस, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, क्या करना है ताकि OCl कम से कम हो और HOCl ज़्यादा से ज़्यादा हो, pH वैल्यू को 5 और 7 के बीच में मेंटेन करना है। pH वैल्यू अगर 8 से ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि HOCl भी कन्वर्ट हो जाएगा OCl में, तब भी हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि OCl कम इफेक्टिव है।
और 5 से कम होगा तो ये हमारा ब्रेक डाउन ही नहीं होगा HOCl में। इसलिए हमारे वाटर की वैल्यू 5 to 7 के बीच में होनी चाहिए क्लोरीनेशन को सही से एक्ट करने के लिए। ठीक है, तो HOCl इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट। तो चलिए इसके लिए आंसर हो गया हमारा HOCl। देखो NH2Cl तो कोई ऑप्शन हमारे में है ही नहीं, Cl का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है क्योंकि क्लोरीन तो हम ऐड ही कर रहे हैं। OCl और HOCl में हमें डिस्कस करना है, तो OCl से HOCl 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है, तो HOCl इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर और थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, ये दोनों ऑर्डर और टेस्ट को मेजर करने के लिए काम में आते हैं। तो ऑर्डर और टेस्ट को मेजर करते हैं, इसके लिए जो वैल्यू होती है 1 to 3 के बीच में होनी चाहिए, 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए। और इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ओस्मोस्कोप। ओस्मोस्कोप, तो इसमें दो चीज याद रखिएगा, ओस्मोस्कोप और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की वैल्यू 1 to 3 के बीच में हो सकती है, 3 से ज्यादा है तो रिजेक्ट कर देंगे। इन ड्रिंकिंग वाटर अमाउंट ऑफ फ्री अमोनिया शुड नॉट एक्सीड। अब देखिए अमोनिया कहाँ से आता है हमारे वाटर में? ड्यू टू द ऑर्गेनिक मैटर, ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। अब ये अमोनिया के 4 क्राइटेरिया हैं और चारों हम लोग देख लेते हैं। पहला है क्राइटेरिया कि क्राइटेरिया क्या, इसके स्टेज पे जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है उसके स्टेज पे अगर वो फ्रेश पोल्यूटेंट है, अगर अभी अभी कंटामिनेट हुआ है तो उस कंडीशन में जो होता है वो फ्री अमोनिया कहलाता है, फ्री अमोनिया। इसके लिए जो लिमिट है वो कितना होना चाहिए? इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.15 mg पर लीटर। ठीक, दूसरा स्टेज आता है जब ये डिकम्पोज होना शुरू होता है, और जब ये डिकम्पोजिशन स्टेज पे स्टार्ट होता है तो उसमें होता है ऑर्गेनिक अमोनिया। ऑर्गेनिक अमोनिया जब ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने से पहले का स्टेज है, और इसकी वैल्यू 0.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक अमोनिया। तीसरा स्टेज आता है जब हमारा डिकम्पोजिशन पार्टली हो चुका होता है, उसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट, इसकी वैल्यू नील होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट डेंजरस आउट ऑफ ऑल द नाइट्रोजन फॉर्म। एंड आफ्टर ऑल द डिकम्पोजिशन कंप्लीटेड, लास्ट फॉर्म होता है नाइट्रेट। नाउ द फाइनल नाइट्रेट अमाउंट इन अ वाटर इज अलाउड अप टू 45 mg पर लीटर। अब इस केस में क्या हुआ, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुका है, ओल्ड पॉल्यूशन, तो उसके जो रेजिड्यूज हैं वो एज ए नाइट्रेट होते हैं। अब वो रेजिड्यू है सिर्फ, नाउ इट इज नॉट हार्मफुल, तो ये नाइट्रेट है और इसके अमाउंट 45 mg पर लीटर तक अलाउड है। तो ओनली थिंग इज नाइट्राइट का अमाउंट 0 होना चाहिए, और ज़्यादा नाइट्रेट है अगर हमारे वाटर में तो क्या होगा? ब्लू बेबी डिजीज होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, ब्लू बेबी डिजीज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? कितना होना चाहिए फ्री अमोनिया का? था फ्री अमोनिया का सबसे पहला वाला है 15, ऑर्गेनिक अमोनिया इसका डबल, नाइट्रेट तो 0, नाइट्राइट और नाइट्रेट 45। चलिए देखते हैं। तो इसका अब इसका आंसर गलत है इसमें, ये देख लीजिए इसका आंसर इसमें गलत है। फाइनल आंसर की में इसको सुधारा जाएगा। 0.50 mg पर लीटर तो किसी का होता ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मैक्सिमम परमिशिबल टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब नाउ आप एक चीज याद रखिएगा, हर एक कंपाउंड का परमिशिबल लिमिट है एक, और एक है ऑब्जेक्शनेबल लिमिट। ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। फ्लोराइड के, TDS के, क्लोराइड के, हर एक चीज का आपको मिलेगा कि मैक्सिमम कितना है या फिर ऑब्जेक्शनेबल कितना है। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है TDS का, तो देखिए 500 इसकी ऑब्जेक्शनेबल लिमिट है, मतलब ये अलाउबल लिमिट है, बट रिजेक्शन इट कॉज, ये हमारा अलाउबल लिमिट है, बट रिजेक्शन कब होगा? अगर ये 2000 से ज्यादा हो जाए। कॉज रिजेक्शन वेन एवर दिस TDS वैल्यू इज मोर देन 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो TDS की वैल्यू अगर 500 तक है ओके है, 500 से ऊपर है तो हम उस समय अलाउड नहीं करेंगे, और 2000 से ऊपर है तो परमिसिबल लिमिट 500 है और ऑब्जेक्शनेबल लिमिट है रिजेक्शन, कॉज रिजेक्शन 2000 लिमिट। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, कभी ये पूछते हैं कभी ये पूछते हैं। इट इज जनरली एज्यूम्ड दैट केबल इज, मैंने आपको पीछे भी बताया था इसके बारे में कि केबल कैसा होता है? परफेक्टली फ्लेक्सिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल बिहेव करता है। द केबल टेक्स शेप व्हाइल इट रेसिस्ट फेनिकुलर कर्व, और इसका दूसरा नाम होता है कैटेनरी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है
कि कोई केबल है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल है, उसके बीच में जो वायर गया होता है तो वो जो अपना शेप बाय डिफॉल्ट शेप लेता है उसको बोलता है कैटेनरी शेप या फिर फेनिकुलर शेप, दोनों एक ही है, दोनों को हम सिनोनिम यूज करते हैं। ना ही पैराबोलिक, ना ही सेमी सर्कुलर, ना ही वर्मिकुलर, दिखता वो पैराबोलिक की तरह ही है बट द एक्चुअल शेप इज कॉल्ड फेनिकुलर शेप या फिर कैटेनरी शेप। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अब देखिए कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की स्टिफनेस जो होती है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग के स्टिफनेस बोले या फिर कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोले, दोनों एक ही बात है। और ये किसके बराबर होता है? स्टिफनेस फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। स्टिफनेस किसके बराबर होता है? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर में। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, K इज इक्वल टू जी डी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 डी क्यूब इंटू एन। अब इसमें देखिए हर एक चीज एक एक करके डिस्प्ले कर रहा है कि स्टिफनेस किसके प्रोपोर्शनल होता है और किसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो प्रोपोर्शनल भी पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें स्मॉल डी क्या है? वायर का डायामीटर, जिससे स्प्रिंग बना हुआ है हमारा उसका डायामीटर। और कैपिटल डी क्या है? कॉइल का डायामीटर, जिस कॉइल से बना है कॉइल का डायामीटर। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल डायामीटर और वायर डायामीटर तीनों के से डिपेंडेंट तो है ही बट किसके प्रोपोर्शनल है वो देख लीजिए। तो ये स्मॉल डी के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स वायर डाया के प्रोपोर्शनल है पावर फोर्थ टाइम, डी एच पावर 4 टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉइल डाया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कितना टाइम्स? क्यूब टाइम्स। और नंबर ऑफ एक्टिव टर्म्स के 1 अपॉन टाइम्स है इसका, 1/n टाइम्स। और मटेरियल स्ट्रेंथ का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा कि नॉट डिपेंडेंट पूछा है, नॉट डिपेंडेंट। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ओवर अ साइकिल ऑफ वाइब्रेशन देन द बॉडी इज सेड टू हैव। देखिए कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसमें 3 प्रकार के वाइब्रेशन हो सकते हैं। बहुत सिंपल है, ये कोई बॉडी है, अगर हमने इसको वाइब्रेट किया, मान लीजिए हमने इसको क्या किया, यहां तक खींचा, यहां तक हमने डिस्प्लेसमेंट दिया और इसको छोड़ दिया, तो ये क्या होगा? ऐसे 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 करके वाइब्रेट करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये फिर रुक जाएगा। तो एक बार अगर हमने इसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो ये वाइब्रेशन आएगा, और फिर छोड़ दिया हमने तो वाइब्रेट करते करते धीरे धीरे रुक जाएगा। तो उस केस में कैसे वाइब्रेट करता है? एम्पलीट्यूड ऐसे 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 जाएगा, काफी समय के बाद इसका एम्पलीट्यूड घटते 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 जीरो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। जिस केस में हमने क्या किया, एक बार डिस्प्लेसमेंट दिया और उसके बाद हमने छोड़ दिया उसको, तो ये, और इसको नेचुरल वाइब्रेशन भी कहते हैं, फ्री वाइब्रेशन या फिर नेचुरल वाइब्रेशन को, एक ही बात है। दूसरा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या है, हम इसको हर एक टर्न में फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल इक्वल फोर्स, मतलब यहाँ से हम फोर्स छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस फोर्स्ड वाइब्रेशन में इसका एम्पलीट्यूड इक्वली मेंटेन रहेगा। जब तक हम इसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये तब अप्लाई होता है जब हमें इसका एम्पलीट्यूड इक्वली मेंटेन करना है, ठीक, तब हम फोर्स्ड वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बॉडी में अगर वाइब्रेशन आया बट वो बहुत जल्दी रुक जाए, जैसे कि हमने ब्रेकिंग जेट देखा था टरबाइन के केस में, वैसे ही जब अर्थक्वेक के टाइम पे वाइब्रेशन आता है मान लो हमारे स्ट्रक्चर में, तो हम ये चाहते हैं कि उसका वाइब्रेशन बहुत देर तक हमारे बॉडी में ना रहे, अदरवाइज क्रैकिंग आएगी, कोई भी फेनोमेना हो सकता है, बिल्डिंग टूट जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि वाइब्रेशन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, हम एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करें कि ये बहुत जल्दी रुक जाए, रेस्ट में आ जाए, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से मिनिमम तुरंत आ जाए। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे देख के और ऐसे आ जाएगा, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड डायग्राम बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साइड में हम यहाँ पे डैम्पर को अटैच कर देते हैं, यहाँ पे हम डैम्पर लगा देते हैं जो कि इस स्प्रिंग सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो ये जब भी हमारा बॉडी वाइब्रेट करेगा तो उसको सडन उसकी मैग्नीट्यूड को जीरो करने के लिए हम ये क्या यूज करते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन, मतलब डैम्पर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डैम्पर। तो हर एक बिल्डिंग बास्केट में जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन होता है, डैम्पर लगाया जाता है जो कि इसकी मैग्नीट्यूड को, वाइब्रेशन के मैग्नीट्यूड को बहुत जल्दी जीरो कर देता है या रिड्यूस कर देता है। तो ये यहाँ पे यही पूछा है कि when there is a reduction in amplitude every cycle of the vibration then this body is called damped vibration. This is the definition of damped vibration.
बट कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। देखिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का ये 5वां या 6ठा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके सेपरेट वीडियो बनाया। आप एक बार जाके देखिए, आपको बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का क्वेश्चन करना। आपसे एक भी क्वेश्चन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का आज के बाद छूटेगा नहीं। आप एक बार सारी वीडियो जाके देखें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो क्या बोला इसमें कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट 1/4 ऑफ द स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, और कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम 1/4 डिस्टेंस पे क्या होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। तो हमने देखा था कि अगर स्ट्रक्चर हमारा डिटरमिनेट है तो चाहे कोई भी शेप हो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा या शियर फोर्स डायग्राम हमेशा क्या बनेगा, इट इज अ सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, चाहे वो शियर फोर्स का हो चाहे बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट का ऐसे बनेगा और शियर फोर्स का ऐसे बनेगा। तो इट विल ऑलवेज बी कंपोज्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली। कर्व लाइन कब होगा, इनडिटरमिनेट के लिए। तो अगर फिक्स बीम दे रखा होता, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम होता, तो उस केस के लिए हमें ये कर्व लाइन दिखेगा। बट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम और फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, influence line diagram for any stress function will always be straight line only, and for indeterminate structure for any stress function the influence line diagram will be curved only. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, सेम आईएलडी का ही है। तो हमने डिस्कस किया था कि म्यूलर ब्रेसलॉव प्रिंसिपल किसके लिए यूज होता है, आईएलडी ड्रॉ करने के लिए, चाहे वो डिटरमिनेट का हो चाहे वो इनडिटरमिनेट का हो, हम किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो म्यूलर ब्रेसलॉव प्रिंसिपल, अब आईएलडी फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स इन द मेंबर ऑफ सिंपल ट्रस में बी एनालाइज्ड बाय। तो ट्रस एनालिसिस के लिए 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, मेथड ऑफ जॉइंट है, मेथड ऑफ सेक्शन है। मेथड ऑफ सेक्शन कब यूज करते हैं, जब किसी एक मेंबर में हमें फोर्स फाइंड करना हो तो हम मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हैं। मेथड ऑफ जॉइंट कब यूज करते हैं, जब पूरे स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना हो। सेम ग्राफिकल मेथड, पूरे स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना हो। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हम स्केल से ड्रॉ करते हैं हर एक फोर्स को और रिएक्शन को, और स्केलिंग में ड्रॉ करते हैं, और फिर उससे हम फाइंड करते हैं। और एक और मेथड है टेंशन कोफिशिएंट मेथड, टेंशन कोफिशिएंट मेथड। तो 4 मेथड होते हैं ट्रस को एनालिसिस करने के। नेक्स्ट इज इन अ फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज। फिलेट वेल्ड किसको बोलते हैं, देखिए वेल्डिंग कई प्रकार के हो सकते हैं, इसको बोलते हैं बट वेल्ड। अगर मेंबर फ्रंट टू फ्रंट ज्वाइंट हो रहा है और इसमें हम वेल्डिंग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बट ज्वाइंट। अगर मेंबर ये चाहे लैप ज्वाइंट में है चाहे 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे जो वेल्डिंग होगा दिस इज कॉल्ड फिलेट वेल्ड, दिस इज कॉल्ड फिलेट वेल्ड। चाहे मेंबर ऐसा हो जाए तब भी यहाँ पे जो हम वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे इसे बोलेंगे हम फिलेट वेल्ड। और एक होता है प्लग वेल्ड, एक होता है स्लॉट वेल्ड। तो प्लग में हम क्या करते हैं, मेंबर को कट करते हैं और इस पोर्शन में से हम वेल्डिंग कर देते हैं चारों तरफ। स्लॉट वेल्डिंग में हम होल करते हैं और इसके इस पोर्शन में हम वेल्डिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लग। तो कह रहा है कि वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है, थ्रोट। थ्रोट किसको बोलते हैं, इसको, दिस इज कॉल्ड थ्रोट। दिस इज कॉल्ड लेग, इसको कहते हैं लेग, ये दोनों लेग होते हैं। तो साइज ऑफ द वेल्ड इज, फिलेट वेल्ड इज लेग साइज, और ये होता है थ्रोट, इसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस, यहां से लेके यहां तक का। दिस इज द वीकेस्ट सेक्शन। तो अगर ये फिलेट वेल्ड जब भी फेल होता है तो थ्रोट से ही फेलियर होता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड फिलेट एंड दिस इज कॉल्ड थ्रोट of the fillet is the called weakest section in case of fillet welding. When loads are applied proportionally to the frame system having its member in one plane, तो members सारे एक ही प्लेन में है, तो जाहिर सी बात है ये 2D का स्ट्रक्चर है, तो इसे क्या कहेंगे, तो प्लेन फ्रेम कहेंगे। स्पेस फ्रेम 3D के लिए होता है। ट्रस फ्रेम हमारा इंक्लाइन स्ट्रक्चर होता है, लोड हमेशा जॉइंट पे होता है और जॉइंट हमेशा हिंज्ड होते हैं। नाउ द बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बीम कब बोलते हैं, कि जब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इफ इट इज एक्सपीरियंसिंग द सेम बेंडिंग स्ट्रेस, सेम बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा की वैल्यू अगर हर एक पॉइंट पे सेम एक्सपीरियंस कर रहा है उस बीम को हम कहते हैं यूनिफॉर्म बीम। तो इसके लिए दो कंसेप्ट है, एक तो यूनिफॉर्म डेप्थ बट वेरिंग विड्थ, दूसरा वेरिंग डेप्थ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट विड्थ। एक बार में हम विड्थ को खाली वेरी करते हैं 0 से लेके बी तक, और एक बार में हम डेप्थ को वेरी करते हैं इस तरह से। तो एक बार में डेप्थ
तो इसके दोनों कॉन्सेप्ट से हम अचीव कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, राइट। तो जब हम विड्थ को वेरी करते हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा कि जब ये क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार पूछा है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए आपको कौन सा कंडीशन अटेंड करना है, तो जो अगर विड्थ वेरी कर रहे हैं तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्स भी बढ़ेगा, वैसे वैसे विड्थ भी बढ़ता जाएगा लीनियरली, बट इन केस ऑफ डेप्थ इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक। तो ये 1/√x। तो ये क्वेश्चन रिलेशन पूछते हैं कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स मींस डिस्टेंस एज वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन स्क्वायर बीम सर्कुलर बीम, कह रहा है कि दो हमारे पास बीम है, स्क्वायर बीम और सर्कुलर बीम है, और इक्वल बेंडिंग मोमेंट अगर एक्ट कर रहा है तो कौन सा बीम ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। इसकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करता है, हम जानते हैं कि कोई भी बीम की बेंडिंग कैपेसिटी किससे मेजर की जाती है, सेक्शन मॉडुलस से, जेड से। तो हम दोनों का सेक्शन मॉडुलस देखते हैं कि सेक्शन मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा इकोनॉमिकल है। जेड की वैल्यू हम जानते हैं बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है हमारे रेक्टेंगल के लिए, तो हो जाएगा स्क्वायर के लिए हो जाएगा d³/6, और सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या हो गया हमारा स्क्वायर सेक्शन के लिए। और जेड फॉर सर्कुलर सेक्शन क्या होता है πd³/32। इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो यहां पे मिलेगा कि आपको जेड एस इज इक्वल टू 1.18 टाइम्स ऑफ जेड सर्कल। मतलब जो इसकी कैपेसिटी होती है स्क्वायर बीम की वो 1.18 टाइम्स ज़्यादा होती है सर्कुलर सेक्शन के, फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम बेंडिंग मोमेंट। तो स्क्वायर सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल बिकॉज इट्स, एंड हाउ मच इकोनॉमिकल, 1.18 टाइम्स, 18% ज़्यादा इकोनॉमिकल है और 18% ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसके पास। नेक्स्ट इज इफ अ पिन जॉइंटेड फ्रेम, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए बता देता हूँ कि अगर ट्रस है, पिन जॉइंटेड फ्रेम इज ट्रस, तो इसकी स्टेबिलिटी या डिटर्मिनेसी कैसे चेक की जाती है इसको आपको सीखना है। मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लाने वाला हूँ डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी पे ही, कि कैसे फाइंड करें और क्या कैसे कंडीशन होते हैं। चलिए इसके लिए आप देखिए सबसे पहले कि अगर m इज ग्रेटर देन, इफ m इज ग्रेटर देन 2j-3, if m is less than 2j-3, if m is equal to 2j-3। तो ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन के लिए देखना है। अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, इनडिटर्मिनेट होगा और स्टेबल होगा। ग्रेटर है तो इनडिटर्मिनेट होगा सिंपल सा, और स्टेबल भी होगा। अगर लेस देन है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, सिंपली आपको ये यहाँ पे अनस्टेबल कर देना है, बात खत्म। थर्ड है अगर इक्वल है तो स्टेबल भी है और डिटर्मिनेट भी है, ठीक। तो ये तीन कंडीशन याद रखिए और ये बहुत सिंपल है, साइंस से पता चल जाएगा। इक्वल में स्टेबल भी, डिटर्मिनेट भी, लेस देन में सिर्फ अनस्टेबल हो जाएगा, ग्रेटर है तो और अच्छी बात है, तो इसके लिए क्या होगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा बट स्टेबल होगा ही होगा। तब यहाँ पे क्या पूछा है कि ग्रेटर है, अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मेंबर इज ग्रेटर, पहला कंडीशन को बोल रहा है, तो क्या होगा, इनडिटर्मिनेट बट स्टेबल, इनडिटर्मिनेट होगा और स्टेबल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन लोडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर जनरली। तो क्या कह रहा है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में गिवन लोडिंग, लोडिंग सेम है, डिफ्लेक्शन क्या होगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में एज कंपेयर टू स्टैटिकली डिटर्मिनेट। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लोडिंग है, फिक्स बीम है, यूडीएल लोडिंग है, सेम यूडीएल लोडिंग, सेम स्पैन, सेम सब कुछ। इसका डिफ्लेक्शन हम जानते हैं कि जो फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन है 1/5 टाइम्स होता है, अप्रोक्सीमेट 1/5 ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड। क्यों, क्योंकि इसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सपोर्ट पे भी, WL²/12 और WL²/24, और इस केस में WL²/8। देखिए इसमें बेंडिंग मोमेंट कितना ज्यादा है, सारा का सारा बेंडिंग मोमेंट ओनली स्पैन मोमेंट है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। बट इस केस में क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट ट्रांसफर हो गया सपोर्ट पे भी, इवन हायर पोर्शन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज बीइंग कैरिड बाय द बीम सपोर्ट इटसेल्फ, दैट्स व्हाई डिफ्लेक्शन यहाँ पे इवन 1/5 हो जाएगा, सिर्फ कितना हो जाएगा स्मॉलर, 1/5 टाइम्स। तो हर एक केस में अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा 1/5, बट इट विल ऑलवेज बी लेस देन द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। वेव क्रिपलिंग इज कॉज्ड बाय, देखिए वेव बकलिंग होता है और एक वेव क्रिपलिंग होता है।
वेव बकलिंग और वेव क्लिपिंग में क्या अंतर है? वेव बकलिंग में क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा वेव है आई सेक्शन का, और ये दोनों या तो सपोर्ट्स पे होंगे या फिर पॉइंट लोड होगा, दोनों कंडीशन लोकेशन सेम है, या तो सपोर्ट्स पे हो सकता है या फिर कोई पॉइंट लोड के नीचे हो सकता है। तो वेव बकलिंग में क्या होगा कि पूरा का पूरा वेव बकल हो जाएगा इस तरह से, ड्यू टू द एक्सेसिव लोड। रिएक्शन की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी, अगर थिकनेस कम प्रोवाइड कर रखा है, और ये जनरली बिल्टअप सेक्शन में होता है, क्योंकि जो रोल सेक्शन होते हैं उसका h/t रेशियो मेंटेन होता है कि वो किसी भी कंडीशन में बकल नहीं होगा। बट वेन एवर वी आर मेकिंग अ बिल्टअप सेक्शन देन इट मे हैपन, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि वे बकलिंग और वे क्रिपलिंग में सेफ है या नहीं है। नहीं है तो उसकी थिकनेस और h/t का रेशियो हम बढ़ाएंगे, मेंटेन करेंगे। तो बकलिंग में क्या होगा, इट विल बेंट लाइक दिस, वेव विल बेंट लाइक दिस। और क्रिपलिंग में क्या होता है, क्रिपलिंग में जो हमारा यहाँ पे रूट है, रूट के पास से ऐसे ये बाहर निकल जाता है, मतलब दिस सेक्शन विल बेंट लाइक this section will bend like this only। तो एक डिफिनिट पोर्शन में सिर्फ नीचे बेंड होगा, और ये हमेशा रूट के पास बेंड होगा, ये बीच से बेंड नहीं हो सकता। रूट जहाँ पे होता है इन दोनों का ज्वाइंट, यहीं पे ऐसे बेंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रिपलिंग। तो वेव क्रिपलिंग इज कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ वेव अंडर पॉइंट लोड, या तो पॉइंट लोड पे या फिर सपोर्ट्स पे। एक्सेसिव बेंडिंग मोमेंट की वजह से नहीं, फ्लेंज की रिड्यूस होने से नहीं, कॉलम एक्शन से नहीं। कॉलम एक्शन से क्या होता है, बकलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ फोर्स मेथड। देखिए बहुत आसान है, आप सभी मेथड को यहाँ पे दो भागों में बांट लीजिए, एक है फोर्स मेथड और एक है डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड को हम और किस किस नाम से जानते हैं, या डिस्प्लेसमेंट मेथड को वो भी जान लीजिए। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम मेथड, इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस, इसको बोलते हैं स्टिफनेस मेथड, और इसको बोलते हैं नॉट इक्विलिब्रियम मेथड, दिस इज कॉल्ड स्टिफनेस है, तो ये हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। Flexibility method and this is stiffness method. This is also called equilibrium method and this is called compatibility method. फोर्स मेथड कब यूज करते हैं, जब dk इज ग्रेटर देन ds, काइनेमेटिक इंटरमिनेसी ज्यादा है स्टैटिक इंटरमिनेसी से। और डिस्प्लेसमेंट मेथड कब यूज करते हैं, जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिनेसी ज्यादा है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंटरमिनेसी से। तो इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड। तो ये सब हो गया हमारे डिस्प्लेसमेंट का। बाकी जितने भी मेथड आपने सुने हैं ना जनरली, मैं कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। वर्चुअल वर्क मेथड, यूनिट लोड मेथड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, थ्री मोमेंट मेथड, थ्री मोमेंट थ्योरम मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, कास्टिग्लियानो थ्योरम्स की जो सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ लिस्ट वर्क का, वो भी, या मैक्सवेल रेसिप्रोकल मेथड। दीज ऑल मेथड्स आर बेस्ड ऑन दिस फोर्स मेथड। तो इसको आप याद कर सकते हैं। आप इस साइड को याद कर लीजिए, बाकी साइड को छोड़ दीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। Moment distribution, slope method, Kani's method are falling in displacement method. Rest of all the methods are in force method. चलिए ये हो गया हमारा। देखिए डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों मेथड है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। स्ट्रेस स्ट्रेन मेथड का पता नहीं कौन सा मेथड है, बट कॉलम एनर्जी मेथड इज इन फोर्स मेथड, सो दिस इज कॉल्ड फोर्स मेथड। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज कॉल्ड वॉल्यूम एयर कंटेंट, ए से डिनोट करते। दूसरा होता है इसका अपोजिट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एसआर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और इसको हम 1/1 माइनस एस भी कह सकते हैं। जितना वाटर कंटेंट है उसको माइनस कर देंगे टोटल वॉल्यूम में से, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में से, तो जो बचेगा वो एयर कंटेंट होगा। और एस आर प्लस ए बोलेंगे तो ये हमेशा हमेशा 1 के बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फुली सैचुरेटेड सॉइल है तो ये 1 होगा, और अगर ड्राई सॉइल है तो 0 होगा। ड्राई के लिए 0 और फुली सैचुरेटेड के लिए 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे फाइंड होता है, पिकोमीटर मेथड से। इस मेथड से हम और क्या फाइंड कर सकते हैं, वाटर कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर से हम क्या फाइंड करते हैं, डेंसिटी ऑफ फाइन सॉइल, डेंसिटी फाइंड करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड किसका मेथड है, वाटर कंटेंट का मेथड है। सीव एनालिसिस हम क्या फाइंड करते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का साइज फाइंड करते हैं, तो पार्टिकल साइज फाइंड करते हैं। तो ये हाइड्रोमीटर एनालिसिस और ये सीव एनालिसिस इज द
पार्टिकल साइज कैलकुलेशन मेथड आप यहाँ से भी याद कर लीजिए, और ये मेथड कैल्शियम कार्बाइड मेथड हमारा वाटर कंटेंट का मेथड है। पिकोमीटर मेथड से हम वाटर कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है कि वाटर कंटेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए होता है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग method. So most accurate method to find the water content in a soil is called oven drying method. Next question पे चलते हैं। The property of soil which enables to regain itself lost on remolding. तो ये जनरली क्ले में मिलता है हमें। उसको हम क्या करेंगे, अगर क्ले का हमने कुछ बना रखा है तो उसकी स्ट्रेंथ होगी, अगर उसे हम रीमोल्ड कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, तो और वो फिर रीगेन भी होता है। तो जो लॉस होता है उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। द लॉस इन द स्ट्रेंथ ड्यू टू रीमोल्डिंग इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। और जो रीगेन करने की प्रॉपर्टी होती है कुछ समय के बाद फिर से वो रीगेन कर लेता है स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं थाइसोट्रोपी। तो याद रखिएगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू द रीमोल्डिंग इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एंड थाइसोट्रोपी इज द कैपेसिटी ऑफ रीगेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। रिलेटिव डेंसिटी किसके लिए होता है? कोहेजन लेस सॉइल के लिए। आईडी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वो भी याद रखिए 0.91। ए मिनिमम की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0.35। ये हो गया किस कंडीशन में? ई मैक्स की वैल्यू लूजेस्ट कंडीशन में, और ई मिनिमम की वैल्यू 0.31 कब हो गया? डेंसेस्ट कंडीशन में। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास विच परमिट्स द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। कह रहा है कि वॉइड्स इंटरकनेक्टेड है तो उसमें जो वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? परमेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है? T इज इक्वल टू K इंटू बी। कैपिलरी, कैपिलरिटी क्या होता है? वाटर कैपिलरी के थ्रू अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर राइज करता है ड्यू टू एडिशन एंड कोहेशन। पोरोसिटी मीन्स it is the ability to pass a water from one pore to another pore. It is called porous. The porous और permeability में अंतर है। porous material may be porous, very much porous, but it may not be permeable. Right? A material can be very porous, but it may not be permeable, like clay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीबी, ये किसके लिए काम में आता है? अच्छा, सीबी की यूनिट भी बहुत बार पूछते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, याद रखिए। और ये किसके लिए काम में आता है? सेटलमेंट को फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो टी बी इज इक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। टाइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? सी वी इंटू टाइम कंसोलिडेशन अपॉन डी इज द ड्रेनेज पाथ। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन से मेथड से फाइंड करते हैं? तो सीबी के लिए दो मेथड है, याद रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, और दूसरा है लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, टाइम फिटिंग मेथड। ये दोनों मेथड है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड एंड लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। ये दोनों मेथड है सीबी को फाइंड करने के लिए। सीबी का यूनिट याद रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीबी किसके लिए काम में आता है? टोटल रेट ऑफ सेटलमेंट, टाइम फैक्टर। तो टीवी क्या है? टाइम फैक्टर, दैट मींस रेट ऑफ सेटलमेंट के लिए काम में आता है। और इसमें एक और क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर वन वे ड्रेनेज हो तो इस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन वे ड्रेनेज के लिए? याद रखिए एच के बराबर हो जाएगी, मतलब एच डेप्थ ऑफ सॉइल। और अगर टू वे ड्रेनेज है तो दिस डी वुड बिकम एच बाई 2 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर h बाई 2 हो गया तो यहाँ पर अगर हम इंसर्ट करेंगे तो डी स्क्वायर टाइम्स। तो अगर क्वेश्चन में क्या आएगा कि अगर वन वे ड्रेनेज था तो किसी कंसोलिडेशन को होने में 4 इयर्स का टाइम लगता था। अब अगर उसको टू वे ड्रेनेज कर दिया गया है, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी कंसोलिडेशन होने दिया जा रहा है, तो अब उसको कितना टाइम लगेगा सेम कंसोलिडेशन होने में? तो जाहिर सी बात है अगर टू वे ड्रेनेज में क्या हो जाएगा h बाई 2, तो 2 का स्क्वायर टाइम। तो हमेशा इसको आपको स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है, याद रखिएगा आपको हमेशा 4 से डिवाइड करना है, तो आपको टू वे ड्रेनेज के लिए मिल जाएगा, चाहे कितना भी क्यों ना दिया हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ईयर।
अगर 16 दिया हुआ है कि 1 बेड ड्रेनेज में 16 ईयर लगता है तो 2 बेड ड्रेनेज में कितना लगेगा, तो 4 से डिवाइड करना है आपको, तो 4 ईयर्स लगेगा। तो हमेशा 4 से डिवाइड करना है आपको 1 बे और 2 बे ड्रेनेज को कंपेयर करने के लिए। याद रखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और इसमें बहुत कुछ है नहीं, सिंपली आपको 4 से डिवाइड करना है तो आपको 2 बे ड्रेनेज और 1 बे ड्रेनेज का रिलेशन मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर फाइंडिंग शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेरी प्लास्टिक क्ले। तो वेरी प्लास्टिक क्ले का देखिए, प्लास्टिक क्ले मीन्स सेंसिटिव क्ले। प्लास्टिक क्ले के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो ये वेन-शियर टेस्ट। ये आंसर भी गलत है, वेन-शियर टेस्ट। Earth pressure at rest is defined as the lateral pressure exerted by soil when the retaining wall has no movement related to the backfill। तो याद रखिए जब हमारा सॉइल बिल्कुल रेस्ट में है और इसके रेस्पेक्ट में हमारा वॉल रिलेटिव, हमेशा कि वॉल मूवमेंट हमेशा रिलेटिव होगी विद रेस्पेक्ट टू द फिल, बैक फिल के रेस्पेक्ट में कैसी मूवमेंट है। अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो कहलाएगा लेटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अगर हमारा वॉल का मूवमेंट अवे फ्रॉम द बैकफिल है, अवे फ्रॉम द बैकफिल, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव प्रेशर। और अगर टुवर्ड्स द हम बैकफिल है, इस तरफ को है, तो ये कहलाता है पैसिव। और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए अलग होती है, कोहेसिव सॉइल के लिए अलग होती है। तो ये आप दोनों ही फॉर्मूला याद रखें। कोहेसिव सॉइल के लिए क्या होता है, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, दिस इज फॉर सी सॉइल। और कोहेजन लेस सॉइल के लिए 1 माइनस साइन फाइव, दिस इज फॉर फाई सॉइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के नॉट की वैल्यू बहुत बार पूछते हैं। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर भी होता है और पैसिव अर्थ प्रेशर भी होता है। तो आपको सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देना है, ये फॉर्मूला। तो के ए हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव, तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव हो जाएगा। और के पी इज इक्वल टू 1 अपॉन के, दैट मीन्स 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइज ऑफ बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट किसके लिए काम आता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, also to find the settlement of the foundation, also to find the allowable bearing pressure। इसमें हम क्या करते हैं, जहां पे भी हमें फाउंडेशन को प्लेस करना है उस डेप्थ पे हम एक ट्रेंच डिग करते हैं, जिसकी विड्थ कितनी होती है, 5 टाइम्स द विड्थ ऑफ प्लेट। हमें प्लेट जो भी साइज का हम यूज कर रहे हैं उसके 5 टाइम्स हम इस ट्रेंच को डिग करते हैं और यहाँ पे हम इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोड अप्लाई करते हैं जैकिंग के थ्रू, ठीक। और फिर इसका सेटलमेंट मेजर करते हैं। नाउ इस प्लेट की डायमेंशन हमेशा पूछ जाती है एग्जाम में, तो इसकी थिकनेस याद रखिए सबसे पहले तो, कि थिकनेस किसी भी कंडीशन में 25 mm से कम नहीं हो सकती। इस प्लेट की थिकनेस, मिनिमम थिकनेस इज मिनिमम 25 mm, इट शुड नॉट बी लेस देन 25 mm। इसकी जो साइज है वो 30 से लेके और 75 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मिनिमम साइज इज 30 सेंटीमीटर, मैक्सिमम साइज इज 75 सेंटीमीटर। इसके ऊपर भी नहीं जाना है, इसके नीचे भी नहीं जाना है। और इसमें क्या एडिशनली आपको याद रखना है कि जो बियरिंग प्रेशर होता है, अच्छा इसके लिए कोड कौन सा है पहले तो ये देख लेते हैं, 188881992। इसके लिए कभी कोड पूछता है प्लेट लोड टेस्ट के लिए, तो आपको याद रखना है 188881992 इज द कोड। और इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, तो रिलेट कैसे करेंगे, तो याद रखिए QUF डिवाइड बाई QUP, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपको। तो ये विड्थ कैसे रिलेटेड है एक्चुअल बियरिंग कैपेसिटी से, तो ये देखिए, तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का रेशियो होगा फुटिंग का और प्लेट का, वही रेशियो होगा उसके विड्थ का भी। तो हम जो भी हमने फुटिंग का विड्थ हमें चाहिए, जिसमें हमें इसको रेप्लिकेट करना है, फुटिंग का विड्थ डिवाइड बाय प्लेट का विड्थ इज इक्वल टू फुटिंग का बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑब्टेन्ड बाय प्लेट। तो इन दोनों का रेशियो सेम रहता है। इसी से हम फाइंड करते हैं कि प्लेट का बियरिंग कैपेसिटी हमें इतना मिला है, तो फुटिंग का कितना मिलेगा, उसको रेप्लिकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोनेट। तो फ्लोनेट हम सभी जानते हैं, इट इज अ ऑर्थोगोनल लाइन डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन। ये हमारा फ्लो लाइन है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन है। इन दोनों को हम किसके लिए यूज करते हैं, तो सभी के लिए यूज करते हैं। एग्जिट ग्रेडियंट के लिए भी यूज करते हैं,
अपलिफ्ट कोफिशिएंट के लिए भी यूज करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नहीं होता, याद रखिएगा। तो इसमें एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर तो है ही, और भी कुछ होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको याद रखना है। और क्या क्या है, सीपेज के लिए यूज करते हैं, सीपेज के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के लिए, और एग्जिट ग्रेडियंट के लिए, और अपलिफ्ट के लिए। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नहीं होती, याद रखिएगा। के हम इसे फाइंड नहीं कर सकते, के की वैल्यू हमें इनपुट करनी होती है। चलिए नेक्स्ट है, विद इंक्रीज इन द कॉम्पेक्शन एनर्जी कॉम्पेक्शन टेस्ट। देखिए इसके लिए क्या डायग्राम है वो देखते हैं। सो in case of compaction test, what happens, this is the dry density axis, this is the moisture content axis. Now as moisture content increases initially, dry density also increases. When a time come after this point, again with increase in the moisture content there is decrease in the dry density. और ये ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा क्यों होता है कि इनिशियली जब वाटर हम ऐड करते हैं सॉइल में तो लुब्रिकेंट की तरह ये एक्ट करता है, तो ये हेल्प करता है सॉइल को रीएडजस्ट होने में, पार्टिकल को, और इससे कॉम्पेक्शन बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जितने भी वॉइड्स हैं, नाउ दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, सो देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस। अब इसके बाद भी अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर क्या करेगा, दो सॉइल के बीच में अपने स्पेस को लेने लगेगा, और इसके कारण से क्या होगा, सॉइल अपनी अपनी जगह से डिस्टेंस पे स्प्रेड होने लगेगा, और वो डिस्टेंस स्प्रेड होने की वजह से उसकी डेंसिटी अगेन घटने लगेगी। तो इस मॉइस्चर कंटेंट को कहते हैं जिसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलता है, दिस इज कॉल्ड एमडीडी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, एंड दिस एंड अगेंस्ट दिस पॉइंट ऑफसेट ऑन द मॉइस्चर कंटेंट एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और कॉम्पेक्टिव इफोर्ट का क्या फर्क पड़ता है, अगर हम कॉम्पेक्शन अगर ज्यादा हैवी वेट से कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, दिस ग्राफ विल शिफ्ट हियर, this graph will, the graph will be same but it will shift upward and leftward। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे OMC आ जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और ये भी बट एक टाइम के बाद आके फिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम कितना भी लोड बढ़ाएंगे तो ये नहीं बढ़ेगा। तो पूछ रहा है कि कॉम्पेक्शन टेस्ट में कॉम्पेक्शन एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो विद द इंक्रीज इन कॉम्पेक्शन एनर्जी, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमने देखा कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट तो घटा बट एमडीडी बढ़ा, वही यहाँ पे हमें चेक करना है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेस बट ओएमसी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शियर स्ट्रेंथ इन कोहेजनलेस सॉइल इज ड्यू टू। हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेंथ कोहेजिव सॉइल में किसके लिए कारण से होता है, कोहेजन की वजह से, और कोहेजनलेस सॉइल में फाई की वजह से, एंड फाई इज कॉल्ड इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन। और जो सॉइल दोनों को मिलके बना होता है दैट मींस कॉल्ड सी फाई सॉइल में, इसमें दोनों ही होता है जिसे हम मोर्स कूलम्ब इक्वेशन के नाम से जानते हैं, सिग्मा प्लस सी प्लस सिग्मा टेन फाई, सॉरी सी प्लस टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेंथ। तो जो कोहेसिव सॉइल है, अगर कंप्लीटली सिर्फ सी है तो ये इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगा। तो in case of pure cohesive soil, shear strength will be equal to cohesion only. In case of completely phi soil or cohesionless soil, this C will be eliminated. So phi 10 sigma 10 phi will be the shear strength. In case of C phi soil, तो ये दोनों ही टर्म इंक्लूडेड होंगे। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन अ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमेशा सिग्मा 1 से, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 से, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 से। तो मेजर पूछा है तो सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल, दिस इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm डाया इज नोन एज, ये प्लास्टिक लिमिट का डेफिनेशन है। लिक्विड लिमिट कब बोलते हैं, जब हमारा सॉइल लिक्विड की तरह फ्लो होने लगता है, उसे बोलते हैं लिक्विड लिमिट। श्रिंकेज लिमिट एक ऐसा लिमिट है जहां पे अगर इससे हम अगर वाटर और कम करेंगे इसके वॉल्यूम में कोई रिडक्शन नहीं होगा। दिस इज द स्टेट ऑफ सेमी सॉलिड एंड प्लास्टिक स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकल शियर फेलियर। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शियर फेलियर के 3 मोड हो सकते हैं। कोई भी सॉइल जब शियर में फेल होता है तो ये 3 तरीके से फेल हो सकता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जनरल शियर फेलियर, जनरल शियर फेलियर। और ये कब होता है, अच्छा ये कब होता है, जब हमारा सॉइल ऑलरेडी ब्रिटल बिहेवियर है, मतलब ऑलरेडी सॉइल हमने बहुत एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट कर रखा है, तो ये डेंस सैंड में
या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में इसमें फाइंड होता है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। फाई की वैल्यू 36 डिग्री से ज़्यादा होती है और आईडी की वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 70% से ज़्यादा हो, तब ये जनरल शियर फेलियर होता है। मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूँगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें हीप फॉर्म होता है, इसमें फेलियर प्लेन कंटिन्यूस होता है, सरफेस तक आता है, टिल्टिंग के द्वारा फेल होता है, फुल्ली प्लास्टिक इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो दिस इज कॉल्ड जनरल शियर फेलियर। लोकल शियर फेलियर क्या होता है कि जब लूज सैंड हो या फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले हो, इसमें फाई की वैल्यू 29 डिग्री से कम होती है और आईडी की वैल्यू 30 टू 70 डिग्री के बीच में 30 टू 70% के बीच में होता है रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू। इसमें प्लास्टिक इक्विलिब्रियम पार्शियली अचीव होता है, फेलियर प्लेन टॉप सरफेस तक नहीं पहुंचता है, हीविंग इसमें नहीं होता है, बट ये फेल होता है धीरे धीरे, ये सडन फेल होता है ब्रिटल फेलियर की तरह, ये ग्रेजुअली फेल होता है धीरे 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 धीरे। तो क्या पूछा है, लोकल शियर फेलियर, मतलब लोकल शियर फेलियर कब होता है, जब लो कंप्रेसिबिलिटी हो। तो इसमें से कोई भी कंडीशन आपको गिवन हो सकती है, फाई की वैल्यू, डी की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होगा तो लोकल शियर फेलियर होगा। तीसरा होता है पंचिंग शियर फेलियर। पंचिंग शियर फेलियर किसके लिए प्रोमिनेंट होता है, जब आईडी की वैल्यू लेस देन 30% हो। और लोकल शियर, ये पंचिंग शियर फेलियर सभी प्रकार के डीप फुटिंग में होता है या फिर डीप फाउंडेशन में होता है। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी लोकल शियर फेलियर, लो कंप्रेसिबिलिटी जनरल शियर फेलियर। चलिए आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, ये डेफिनेशन है किसका, पॉइजन्स रेशियो का। ये तो बहुत सिंपल है। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू की रेंज कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पॉइजन्स रेशियो -1 to 0.5 हो सकता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0.1 हो सकती है पॉइजन्स रेशियो की, मैक्सिमम वैल्यू 0.5 हो सकता है। When a body is subjected to 3 mutually perpendicular stress, equal intensity ratio of direct stress upon volumetric strain, ये फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का। और 1 में क्या क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। 1 में बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। पॉइजन्स रेशियो का हमने फॉर्मूला देख ही लिया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसको बोलते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, टाउ अपॉन गामा। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस अपॉन सिंपल स्ट्रेन। रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरीली ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, जब स्ट्रक्चर पे लोड आता है तो काफी समय तक लोड लगे होने की वजह से जो वाइड्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, इट स्टार्ट्स एक्सपेलिंग आउट वेरी वेरी स्लोली, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन कब होता है, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया, सारे वाटर बाहर एक्सपेल आउट हो गए, तब उसके बाद पार्टिकल अपने आप को रीएडजस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ये जनरली प्लास्टिक क्ले में होता है और कंसोलिडेशन फेनोमेना ही जनरली क्लेली सॉइल में होता है। सैंडी सॉइल में कंसोलिडेशन बहुत ही रैपिड होता है क्योंकि ये हाईली पोरस और हाईली परमिएबल है, इसलिए। तो चलिए ये था हमारा थर्ड पार्ट, हमने 250 कवर कर दिया। लास्ट वीडियो इसके बाद आएगा पार्ट 4, जिसमें हम 250 to 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। टाइम लग रहा है लेकिन यकीन मानिए आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप इसके बाद कोई भी पेपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने इसके बारे में सुन रखा है, और इससे संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू विल बी इजीली एबल टू आंसर इट। अगर आपको किसी और इंडिविजुअल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक the video if you like the content, subscribe the channel, thank you।